हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। और ये वीडियो स्पेसिफिकली जो मैंने बनाया है जिसके अंदर हम यूनिट 3 को जो है कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द क्विक रिवीजन फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ इसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी यूनिट 3, दैट इज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ द प्लान्स, प्रोसेस, लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, डिपार्टमेंटेशन एंड इट्स बेसिस जो कि मैंने एंड में कवर किया है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वीडियोस हैं वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, आप लोग वो देख सकते हो, क्योंकि वो मैंने इसके साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो जिसकी वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट लेंथी, तो दैट इज़ वाई मैंने इस वीडियो के अंदर उसको नहीं डाला। उसका मैंने स्पेसिफिक लिंक जो है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो ये जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का यूनिट 3 है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसको मैंने एंड में कवर किया है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विकली और ब्रीफली आपको बताती जाऊंगी ताकि एग्जाम के अंदर जो है आप इसको क्विकली जो है लिख सको। सबसे देखो, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। प्लानिंग का अर्थ होता है योजना बनाना। करने से पहले हम सोचते हैं। प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये हमारी रूपरेखा है। तो इट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। और इसके अंदर क्या है कि इट इज रिलेटेड विद थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पहले सोचो कि क्या इसके अंदर हमने क्या करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। तो प्लानिंग जो है दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज फोरसाइट के फ्यूचर के बारे में जब हम सोचते हैं कि ये काम हमने करना है, तो उसके अंदर हम ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पे डैट विजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट। तो यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग होती है डैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम जो है फ्यूचर के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या है कि देखो, ये एक काम करने से पहले हम सोचते हैं कि हमने इस काम को किस तरीके से करना है। प्लानिंग जो है डिटेल्ड प्रोग्राम है डिटर्मिनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मान लो हमने कोई यूनिट खोलना है, तो उसके अंदर हम पहले से प्लान आउट करते हैं कि यूनिट हमने कहाँ पे खोलना है, कितना पैसा चाहिए, कितने कब हमने उस पर काम शुरू करना है, उसके अंदर क्या क्या मशीनरी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर करनी है। तो प्लानिंग जो है डिटेल प्रोग्राम, इवन जब हमें पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ाम है या यही हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसके अंदर भी 2 मंथ के बाद है, तो उसके अंदर भी हम सोच लेते हैं कि हमने इस तरीके से अपने कोर्स को कवर करना है। तो प्लानिंग जो है दैट इज द डिटेल प्रोग्राम डिटर्मिनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। और यहाँ पे कहा जाता है कि वेल प्लान इज हाफ डन, कि अगर हमने अच्छी योजना बना ली है तो आधा काम हमारा हो गया। प्लानिंग जो है जिसके अंदर हम सीक्वेंस के अंदर जो है सब चीज़ें डिटर्मिन करते हैं कि पहले ये चीज़ करेंगे, उसके बाद हमने ये करनी है। प्लानिंग जो एक नक्शे की तरह होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये काम हमने करना है, और उसके अंदर हम देखते जाते हैं कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग? मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द फोरकास्ट। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन करते हैं, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, बजट, एवरीथिंग इज डिटर्मिन ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। प्लानिंग जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर हम फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं, उसके मुताबिक योजना बनाते हैं, और जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उसकी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। सो व्हाट इज द नेचर और फीचर ऑफ द प्लानिंग? देखो, प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसके अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें फ्यूचर को विजुलाइज करना पड़ेगा, एडवांस में सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स हमने लेने हैं ताकि हम
जो स्ट्रैटेजी है उसको डिजाइन कर सके। और यहाँ पे देखो जो प्लानिंग है दैट इज टाइड विद दी ऑब्जेक्टिव, कि ये हमारे गोल्स हैं। जैसे हमने मान लो कोई, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो कि हमने बीटेक के बाद ये करना है, तो कुछ बच्चे जो जैसे वो सोचते हैं कि हमने एमबीए करनी है, तो वो बीटेक के फर्स्ट ईयर के बाद ही क्या होता है कि कोचिंग लेनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो देखो जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उनसे सबसे पहला जो फंक्शन होता है दैट इज प्लानिंग। उसके बाद जो होते हैं बाकी फंक्शन वहां से ओरिजिनेट होते हैं। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग एक्टिविटी। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे हम इसका कोई एंड नहीं कह सकते। जब हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो है दैट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी इसका एंड नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस कलेक्शन, एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द डाटा एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे हमने डिसाइड किया कि अब हमने बीटेक के बाद जो है आईएम के अंदर एमबीए करनी है, अगर वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी वी हैव टू प्लान कि किस तरह से हमने आपको डेवलप करना है। तो प्लानिंग जो होती है दैट इज नेवर एंडिंग, वी ऑलवेज प्लान, क्योंकि मतलब हमेशा जो होती है दैट इज इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और प्लानिंग जो है दैट प्रिवेट्स मैनेजरियल एक्टिविटी। हर एक लेवल, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मैनेजरियल, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लो लेवल है, एवरीबॉडी हैज टू प्लान। इवन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते, इवन दे हैव टू प्लान। अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसको भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैंने अपने काम को किस तरीके से करना है। प्रिवेसिवनेस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग इज ए फंक्शन विच एग्जिस्ट इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजरियल हायरार्की, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है, एवरीबॉडी हैज टू डू दी प्लानिंग। उसको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और प्लानिंग जो है दैट इज ऑलवेज कंसर्न विद द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर को प्लान आउट कर रहे हैं हम, फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज है उसको हम खत्म कर रहे हैं। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो वी रिक्वायर द इंफॉर्मेशन, वी रिक्वायर डाटा, जिसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, रैशनैलिटी। तो देखो यहाँ पे जब हम प्लान करते हैं तो यहाँ पे हम सारा डाटा जो है गैदर करते हैं, रीजनिंग करते हैं। और यहाँ पे प्लानिंग जो है दैट इज नॉट टाइड विद इमोशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो प्लानिंग डिसीजन जो होते हैं दे आर मेड विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेज। लिमिटिंग फैक्टर। देखो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास कई बार रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है या कई बार मटेरियल की लिमिटेशन होती है। वट एवर लिमिटेशन इज देयर वो उसको हम कंसिडर करते हुए प्लान आउट करते हैं। और प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग कोऑर्डिनेट द व्हाट, हु, हाउ एंड व्हाई। दिस 6 P's ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है, फिलॉसफी क्या है, बिलीफ क्या है, प्रॉमिस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, जिसके बेसिस पे पॉलिसीज क्या है। पॉलिसीज जो होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती हैं। और उसी तरह क्या है कि प्लान्स क्या हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान्स होते हैं। और हमारी प्रायोरिटीज क्या है, किन चीज़ों को हमने पहले जो है इंपॉर्टेंस देनी है। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उसके बेसिस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। मान लो जैसे गवर्नमेंट बजट लेके आई है तो उसमें हमें लगता है कि उसके अंदर हमारे लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, हमें अपॉर्चुनिटी देख रही है। तो यहाँ पे हम जो अपॉर्चुनिटी है उसकी हम मेरिट्स एंड डीमेरिट, प्रो एंड कॉन को स्टडी करते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं हमारे गोल्स क्या हैं जो हमने अचीव करने हैं। जो प्लानिंग हम कर रहे हैं डेफिनेटली दैट इज टाइड विद द ऑब्जेक्टिव कि ये हमारे गोल्स हैं जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। और फिर हम उसके रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इसी तरह देखते हैं क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या अनसर्टेनिटी जो है जुड़ी हुई है। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्लानिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज फॉर अनसर्टन फ्यूचर, जो कि भविष्य जो होता है अनसर्टन होता है। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर के अंदर अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं कि इस तरह की कंडीशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी, जिसके बेसिस पे वी हैव टू मेक दी प्लानिंग।
डिवेलपिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। डेफिनेटली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम एक ही एक्शन प्लान लेके चलते हैं, उसके अंदर हम डिवेल्प अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए जिसके हम प्रो एंड कॉन को स्टडी करते हैं, उसके बाद भी टेक द राइट डिसीजन कि ये हमारे लिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ भी मैच करता है, लिमिटिंग फैक्टर के साथ भी मैच करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो हमारे मेन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमें सपोर्टिव प्लान जो होते हैं, सेकेंडरी प्लान जो होते हैं, ताकि जो हम प्रिंसिपल प्लानिंग करते हैं उसको अचीव करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लिया उसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अंदर जो है हम फीडबैक लेते रहते हैं ताकि हमने जो सोचा था काम उसी के मुताबिक हो रहा है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है दैट हैज़ बीन डन कि प्लानिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका नीड क्या है। नीड ऑफ द प्लानिंग जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, चेंजेस, क्योंकि आए दिन लेटेस्ट चेंजेस हो जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, कंपटीशन चेंज हो जाता है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वी हैव टू डू द प्लानिंग। और प्लानिंग जो है दैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर टूडेज बिजनेस। और प्लानिंग जो है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेकेंडरी प्लान्स बनाते हैं ताकि हमारी प्लानिंग जो है इफेक्टिव हो जाए, ताकि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज है उसको हम प्लग मतलब कवर कर सकें। और यहाँ पे प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि जब हम प्लान आउट करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं, अपने रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, और प्लानिंग है तो कंट्रोल भी पॉसिबल है, क्योंकि जब हमने प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो समय समय पर क्या होता है कि देखा जाता है कि वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग और नॉट। तो जो हमें टारगेट, जो हमारे गोल्स होते हैं, क्या हम उनको अचीव कर रहे हैं या उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो वो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या जो है मतलब जब हमने प्लान आउट किया था, कई बार ऐसा भी होता है कि कंडीशन उस वक्त डिफरेंट होती हैं, तो क्या हमें प्लानिंग को चेंज करने की आवश्यकता है। तो प्लानिंग और कंट्रोल, अगर प्लानिंग एग्जिस्ट करती है तो कंट्रोल भी पॉसिबल है, और प्लानिंग जो है हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, और अगर एक अच्छी प्लानिंग है तो उससे रिसोर्सेज की भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो प्लानिंग से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये हमारे गोल्स हैं, इस तरह से हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको करना है। अब देखो जो प्लानिंग कंडीशंस हैं, प्लानिंग प्रेमिसेस है, अजम्पशंस हैं, जिसके ऊपर हमारी प्लानिंग जो है टिकी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्यूचर के अंदर ये कंडीशंस होंगी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो वहाँ पे हमें मान के चलना पड़ता है कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की सिचुएशन होगी, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा ये रोड मैप होगा। और ये अजम्पशन जो होती हैं, पोस्टुलेट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जो हम मान के चलते हैं कि वो फ्यूचर के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। और प्लानिंग का बेनिफिट क्या होता है कि देखो जो प्लानिंग, जब हम प्लान आउट करते हैं तो हर चीज़ को हमने प्लान आउट किया होता है, तो वेस्टेज नहीं होती, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। और क्योंकि यहाँ पे हमने हर चीज़ को एनालाइज किया होता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ से हम अपने रिसोर्सेज को ले सकते हैं, तो इकोनॉमी भी आती है, और जो अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर की उसको भी हम कवर कर सकते हैं। और हमारी, क्योंकि हम सोच के काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी स्ट्रेंथन होती है और कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होती है। और प्लानिंग से क्या होता है कि लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है कि हमने प्लानिंग से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अनसिस्टमेटिक मैनर के नहीं। और अगर प्लानिंग एग्जिस्ट करती है तो कंट्रोल भी पॉसिबल है, अगर प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं है। वट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग? एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो इसके अंदर हम सोचते बहुत ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो प्लानिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने सोच ले कि इस तरीके से काम करना है, तो लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो बताया जाता है हमें उसी के मुताबिक काम करना है, हम अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकते। फ्यूचर जो है अनसर्टन होता है, जिसके बारे में हम 100% एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग से रिजिडिटी आ जाती है, और जो कंडीशन हम सोचते हैं वो कंडीशन कई बार वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, और कई बार लोग जो होते हैं वो भी रेजिस्ट करते हैं, प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं करते। तो ये मेजर जो है लिमिटेशंस हैं। और उसी तरह प्लानिंग को अगर हमने इफेक्टिव बनाना है, कोऑर्डिनेशन, ओपन कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड प्रॉपर क्लाइमेट जो है उसका होना एसेंशियल है। नाउ वी विल बी कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ प्लान्स।
स्ट्रैटेजिक प्लान, टेक्निकल प्लान्स एंड ऑपरेशनल प्लान्स। देखो, जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं जो कि फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन के साथ जुड़े होते हैं कि इनको हमने रियलिटी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, कि जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे विजन्स होते हैं, उनको हमने रियलिटी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिक प्लान, दैट इज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। और यहाँ पे बेसिकली जो है प्लानिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनीज प्रोग्रेस जो है स्ट्रैटेजिक प्लान से मिलती है। और यहाँ पे हम फ्यूचर के ऊपर जो है फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक प्लान है कि लो लेवल ने किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो फ्रेमवर्क है, डायरेक्शन है, वो ये प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल प्लान जो होते हैं, देखो, जो टैक्टिक्स दैट मैनेजर प्लान टू अडॉप्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव सेट इन द स्ट्रैटेजिक प्लान, जो कि मिडिल लेवल पे अचीव मतलब किए जाते हैं, कि हमने जो स्ट्रैटेजिक प्लान जो टॉप मैनेजमेंट ने सोचे हैं उनको हमने किस तरह से अचीव करना है। तो ये बेसिकली जो है जैसे स्ट्रैटेजिक प्लान जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पे फोकस्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं ये उससे कम शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स क्या होते हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लान्स को अचीव करना है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज के देखते हैं कि रिसोर्सेज का पूरा मैप बनाते हैं कि किस तरह से काम एलोकेट करना है हर एक डिवीजन के अंदर, ताकि हम उसको अचीव कर सकें। और उसी तरह देखो, जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं दे आर द शॉर्ट टर्म, दैट इज लेस देन 1 ईयर। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स होते हैं जो स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल प्लान्स को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे ये मैनेजर्स डेवलप करते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है कि आपने इस तरीके से काम करना है। सुपरवाइजर, टीम लीडर्स, फैसिलिटेटर डेवलप करते हैं और दे आर कंसर्न टू द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशनल प्लान जो होते हैं दो तरह के होते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं, जो कि स्टैंडिंग प्लान जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलते हैं, रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं। सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, मतलब जैसे प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बजट्स हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जैसे ये कॉर्पोरेट प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग जो है, प्लानिंग को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं टाइम के बेसिस पे भी, लॉन्ग टर्म, मीडियम, शॉर्ट टर्म। और उसी तरह हम इसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं यूज़ के बेसिस पे भी, सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान। कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये टॉप लेवल पे की जाती है। और जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है यहाँ पे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके साथ हमने उनको किस तरह से जो है अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस क्या है, उन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। और जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, देखो यहाँ पे बेसिक मिशन और गोल्स क्या हैं। और ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। यहाँ पे हम गोल भी सिलेक्ट करते हैं किस तरह से हमने इसको अचीव करना है, ये काफ़ी डिटेल में होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है दैट इज दी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को हमने स्पेसिफिक प्लान्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको हमने किस तरह से अचीव करना है। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, एलोकेशन कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म के साथ जुड़े होते हैं, कि हमने ये मार्केट पोजीशन है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, इतना मार्केट शेयर हमने आने वाले समय में कैप्चर करना है। और यहाँ पे जो मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं 1 ईयर to 5 ईयर्स होते हैं, ये सपोर्टिंग प्लान्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जो होते हैं अप टू 1 ईयर होते हैं, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, वीकली के अंदर हमने ये गोल जो है अचीव करने हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज सिंगल यूज प्लान्स, सिंगल यूज प्लान जो होते हैं नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम, नॉन रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, बार बार इसको यूज नहीं किया जा सकता। और जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड बजट्स,
देखो जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं, दे आर यूज्ड ओनली वंस, दे आर मेड टू मीट द डिमांड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, और जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो इसको डिस्कार्ड किया जाता है। हर एक नई सिचुएशन के अंदर जो है दोबारा से जो है बनाया जाता है। प्रोग्राम जो होता है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम जो होता है जिसके अंदर हमारी ये पॉलिसी है, ये गोल्स है, तो इस तरह से हमने सीक्वेंस जो है एक्टिविटीज करनी है, पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने इस तरह से डील करना है। सेपरेट प्रोग्राम जो होते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द अकम्प्लिशिंग द डिफरेंट टास्क। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेट बनाना है, तो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वहाँ पे जैसे 1 मंथ का स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों को है इस फील्ड के अंदर डेवलप करना है, तो वैसा ही एक और प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। प्रोग्राम जो है सिंगल यूज होता है, डिटेल प्लान होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, और यहाँ पे स्मॉल प्लान जो है बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर को कंबाइन करके ये बनाया जाता है। सेपरेट एक्टिविटी के लिए सेपरेट प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम्स दे आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन। और उसी तरह सिंगल यूज़ के अंदर बजट आ जाते हैं। देखो जैसे हमने कंप्यूटर जो है लिटरेट बनाना है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है हमने स्टार्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को कंप्यूटर लिटरेट बनाने के लिए, तो इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा। बजट जो है दैट इज द मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी दैट इज टू बी परस्यूड इन द फ्यूचर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। कि फ्यूचर के अंदर हमने ये एक्टिविटी करनी है, उसके ऊपर हमारा इतना खर्चा आएगा, या हमने इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। तो ये क्वांटिटेटिव, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, या बोथ भी हो सकता है। बजटिंग जो होती है जिसके अंदर हम बजट बनाते हैं, और यहाँ पे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को करते हैं। बजट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, जो भी कोई भी काम करने से पहले हम बनाते हैं कि इस जैसे मान लो हमने बजट, जैसे हमने 21 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर काम करना है, तो आज हमने उसका बजट बना लिया कि 21 के अंदर जो है हमारा इस बजट के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। बजट जो है डेट इज बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ये हर एक लेवल पे जो है बनाया जाता है। और यहाँ पे क्वांटिटी और जो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें जो बजट होता है ये हमें टारगेट फिगर को एक्चुअल फिगर के साथ हम कंपेयर करते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमने बजट के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है। और उसी तरह देखो जो बजट होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बजट से क्या होता है कि हमारी कंट्रोल भी रहता है, कोऑर्डिनेशन भी रहती है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को किस तरह से अचीव करना है। यहाँ पे डिसीजन टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये टॉप लेवल लो लेवल पे बनाई जाती, बेसिकली ये फॉर्मूले टॉप लेवल पे की जाती है, एग्जीक्यूशन जो होती है लो लेवल पे होती है, जो एक्शन प्लान्स होते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, और यहाँ पे हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है डिजाइन करते हैं। और उसी तरह देखो जो बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती हैं ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस होती हैं, इनको इन्वायरमेंट के मुताबिक हम मॉडिफाई करते रहते हैं। और यहाँ पे जो मेन पर्पस जो होता है कॉम्पिटिटर से हमने एज किस तरह से लेनी है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट, मेथड्स ऑफ प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्ट्रैटेजिक डिसीजन, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और उसी तरह सिंगल यूज प्लान कर लिया है तो स्टैंडिंग प्लान जो है यहाँ पे जो बार बार हम करते हैं इसको हम रिपीटेड यूज प्लान भी कह देते हैं, क्योंकि ये हम जो होते हैं जैसे सिंगल यूज तो एक बार यूज किया उसके बाद वो काम के नहीं रहते, और जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं ये अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं, यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी अचीव होती है। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट को अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं, गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। और ये बेसिकली बहुत सारी थिंकिंग और डिस्कशन के बाद जो है
बनाए जाते हैं। और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स एंड स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव जो है गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। स्पेसिफिक रिजल्ट, जब मैं कहूँ कि हमने 20% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक से क्या होता है कि हमें पता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये हमने स्पेसिफिक रिजल्ट जो है अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बेसिक टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पे जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस बाय 10% या इंक्रीज इन सेल, तो ये एक इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि पॉलिसी जो है जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग विच प्रोवाइड गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग टू वेरियस मैनेजर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट होता है। और पॉलिसी जो होती है रेपिटेटिव होती है, जैसे हमने प्रमोशन करना है तो उसके लिए हमारी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी इज व्हाट इज और व्हाट इज नॉट टू बी डन, कि पॉलिसी ये है और ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं। पॉलिसी हमें बाउंड्रीज बताती हैं जिसके अंदर हमने काम करना होता है। पॉलिसी जो है बेसिकली ये वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी इसको फ्रेम आउट करना चाहिए, क्योंकि सबके व्यू पॉइंट्स लेके इसको, क्योंकि ये जो है बेसिकली स्टैंडिंग है। जैसे पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओनली फ्रॉम द बिजनेस स्कूल्स, तो यहाँ पे हमारी एक पॉलिसी बन गई कि हमने जो है ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड स्टेबल होनी चाहिए। प्रोसीजर जो होता है कि जैसे सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हमने काम करना है, तो पहले ये प्रोसीजर जो होता है हमें सीक्वेंस बताता है कि इस सीक्वेंस के अंदर हमने काम करना है, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर काम करना है। तो प्रोसीजर जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिसी। प्रोसीजर जो है दैट इज द गाइड टू एक्शन। प्रोसीजर जो है एक गाइड है, पॉलिसी जो है गाइड टू थिंकिंग है। तो जहाँ पे देखो जैसे ये है, ये एग्जाम्पल है कि अब जैसे मान लो कुछ परचेजिंग करनी है तो हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है। परचेज डिपार्टमेंट जो है सारी डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट को गैदर करता है कि सेंट्रलाइज परचेजिंग है, और उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्डर प्लेस करता है। रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है कंपेयर करता है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है बिल जो है उसके बनाता है और पे कर देता है। और वहाँ से क्या होता है कि जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है ये जिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई होती है उसके हिसाब से उनको, तो ये एक प्रोसीजर है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर कि पहले हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर प्लेस करना है, फिर रिसीविंग डिपार्टमेंट ने रिसीव करना है। उसके बाद जो है रिसीविंग डिपार्टमेंट से जब एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि सब कुछ सही है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी पेमेंट कर देता है। प्रोसीजर के अंदर बेसिकली क्या है कि सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होता है कि हमने सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है ये काम करना है। और उसी तरह देखो जो मेथड है, मेथड जो है रेफर द मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क, जो पर्टिकुलर टास्क हमने करना है किस मैनर के अंदर परफॉर्म करना है, ये स्टैंडर्ड वे है इस काम को करने का। तो यहाँ पे जब पर्टिकुलर मेथड जो है यूज किया जाता है, जैसे एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमने ये काम करना है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर मेथडोलॉजी है, तो उससे यूनिफॉर्मिटी आती है और एफिशिएंसी लेवल भी जो है इन्हांस होता है। और उसी तरह हम देखते हैं रूल्स। रूल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जैसे मतलब बेसिकली ये रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपने जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो आपने जैसे जो है स्मोक नहीं करना या आपने अल्कोहल नहीं यूज़ करना। रूल जो है बेसिकली is the nature of the decision made by the management, what is to be done and what is not to be done in particular situation। अगर रूल्स की ब्रेकेज होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि फाइन भी लगता है, पनिशमेंट भी होती है। रूल जो है डेफिनेट होता है, रिजिड होता है, कोई डेविएशन नहीं हो सकती। जैसे नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, या जैसे बेसिकली कॉलेजेस के अंदर होता है कि आपने एक पर्टिकुलर डे पे यूनिफॉर्म पहन के आना है, अगर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते तो आपको जो है फाइन लगता है। रूल जो है स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है जो हमने परफॉर्म करना है। रूल्स रिजिड होते हैं, लिबर्टीज नहीं होती। यहाँ पे रूल्स की ब्रेकेज होती है तो पनिशमेंट भी मिलती है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। रूल स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन।
अब हमारा जो है थर्ड टॉपिक जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। देखो, जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि डिसीजन कौन लेता है। डिसीजन जो है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जैसे मान लो जैसे हम लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेती है कि हमारा जो डिपार्टमेंटल हेड है वो डिसीजन लेता है। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है कुछ लोगों के हाथ में होती है। Centralization is the process by which the activity of an organization, particularly those regarding the planning and decision making, become concentrated with the organization to specific leader or location। कि जब कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है, they have to take the decision। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ों की परचेज करने की जरूरत है, तो वहाँ पे परचेजिंग जो है सेंट्रलाइज्ड है, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपनी परचेजिंग नहीं कर सकता, दे हैव टू गिव द रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। और उसी तरह क्या है कि जैसे हमारे केस के अंदर भी क्या है कि हम लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस हैं, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है डिसीजन मेकिंग जो है उनके जो पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, कुछ चीज़ें जो है डिसेंट्रलाइज्ड हैं। तो सेंट्रलाइज्ड के अंदर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में होती है। इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन मेकिंग पावर आर रिटेन्ड इन द हेड ऑफिस, जैसे मैंने बताया आपको। ऑल अदर ऑफिस जो होते हैं उनको मेन ऑफिस से जो है ऑर्डर रिसीव होते हैं, जैसे कहा जाता है वैसे ही काम करना होता है। और यहाँ पे बेसिकली सेंट्रलाइजेशन के पीछे बेनिफिट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। यूनिफॉर्मिटी आती है और इंटीग्रेशन होती है, और यहाँ पे पर्सनल लीडरशिप को भी प्रमोट किया जाता है, और इमरजेंसी सिचुएशन को भी जो है हैंडल किया जा सकता है। सेंट्रलाइजेशन देखो, यहाँ पे जो प्रोसीजर्स होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और इससे स्मूथ वर्किंग होती है, और हमें सेम पॉलिसी की एवेल्यूएशन करने में हेल्प होती है, और इससे इकोनॉमीज भी आती हैं, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस के द्वारा परचेजिंग की जाती है, बल्क में की जाती है, तो काफ़ी जो है नेगोशिएट किया जा सकता है, और उसी तरह एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। डीमेरिट देखो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो बहुत डिले हो जाता है, तो कुछ लोगों को ओवरबर्डन भी हो जाता है, ऑपरेशन भी स्लो डाउन हो जाते हैं। जैसे जब रिक्वेस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की आ जाएंगी, फिर जो है परचेजिंग का काम शुरू होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोकल लेवल पे जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कई बार अगर कस्टमर्स हैं उनके साथ डिस्टेंस हो जाता है, कोई बेसिकली जो होता है कि क्विक सोल्यूशन जो है नहीं मिलते सेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो हर एक ब्रांच जो है अपने लेवल पे डिसीजन लेती है, तो यहाँ पे लो लेवल भी जो है डिसीजन ले सकती है। पावर जो है कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, तो यहाँ पे डिसीजन टेकन एट द लो लेवल शुड बी सिग्निफिकेंट। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो अल्टीमेट अथॉरिटी टू कमांड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट इज लोकलाइज्ड, कि यहाँ पे जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो भी डिसीजन ले सकती है, तो जिससे क्या है कि जो लोकलाइज कंडीशन है उसका बेनिफिट उठाया जा सके। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम पहले रिपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे डिसीजन होगा। तो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो है डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ डिसीजन जो है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिसीजन जो है लो लेवल के पास है, तो हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। और देखो, अगर क्या है कि अगर जो डिसीजन लिया जाता है डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हम कहते हैं कि ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। और अगर वो डिसीजन जो है काफ़ी सारे फंक्शन को इफेक्ट करता है, तब भी हम कहते हैं ज़्यादा है। बट जब जो है सुपीरियर से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तब वहाँ पे हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन कम होती है। डिसेंट्रलाइजेशन देखो, इसका बेनिफिट ये होता है क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जो चेंजेस आती है उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम काम कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन के अंदर डिफरेंस होता है, सेम चीज़ नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट इज़ मच मोर ब्रॉडर देन द डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो होती है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को डेलीगेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी पूरी
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। डेलीगेशन तब कंप्लीट होती है जब अथॉरिटी, हम जब किसी बंदे को काम दिया जाता है तो अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन तब कंप्लीट होती है जब पूरी डेलीगेशन जो है सारे लोगों को की जाती है। डेलीगेशन के अंदर जो कंट्रोल होता है वो डेलीगेटर के पास ही होता है। बट डिसेंट्रलाइजिंग के अंदर क्या होता है कि टीम टॉप मैनेजमेंट जो है कंट्रोलिंग पावर जो है वो लो लेवल को भी प्रोवाइड करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एक तो टॉप एग्जीक्यूटिव का बर्डन रिड्यूस हो जाता है, जो है क्विक डिसीजन हो जाता है, रीजनल जो लेवल है उसके बेसिस पे हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, सबॉर्डिनेट को भी मोटिवेशन मिलती है और सेंस ऑफ कंपटीशन भी आता है और कंट्रोल जो होता है काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, ये काफ़ी सारा कॉस्टली भी होता है क्योंकि हर एक जो यूनिट है जब अपने लेवल पे परचेजिंग करता है तो वो कम मात्रा में होती है, वो कॉस्टली होती है। और कई बार क्या होता है कि मैनेजर इतना कैपेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें बेसिकली किस तरह से बैलेंस जो है करना चाहिए, इससे पहले ये यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन है, कि किस तरह से हमने इसको बैलेंस करना है। एक तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन कितने कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिन लोगों को डिसीजन मेकिंग दी गई है उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, यूनिफॉर्मिटी कितनी चाहिए, हमारी एक्टिविटीज़ का लेवल कितना है। अब हमारा जो फोकस है दैट विल बी ऑन द डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोगों का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे किसी की केमिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन है, किसी की कंप्यूटर के अंदर स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं कि ये केमिकल ब्रांच का है, ये इलेक्ट्रॉनिक का है, ये कंप्यूटर का है। तो यहाँ पे जो पर्पस क्या होता है कि डिपार्टमेंटेशन का, कि यहाँ पे हम जो एक जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है, वहाँ पे काम जो है आसानी के साथ हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटी इनटू द सेपरेट यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो होता है बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं। डिपार्टमेंटेशन इज ए मीन ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर एंड फ्लेक्सिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्योंकि देखो जब हमने पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिपार्टमेंट्स में क्रिएट कर दिया तो वहाँ पे काम जो है बहुत एफिशिएंसी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो सकता है। और डिपार्टमेंटेशन जब हम करते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है और परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना ईजी हो जाता है। और डिपार्टमेंटल हेड्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेरियस टास्क क्या है, हर एक टास्क की डिटेल के अंदर जो है एनालिसिस होता है। एक जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक जगह रखा जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स फिक्स किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, फिर उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स की जाती है। फैक्टर जो है स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, की एक्टिविटीज, एम्फेसिस ऑन लोकल कंडीशन एंड इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कि क्या हमारी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट करने हैं तो उसके अंदर ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंटेशन है, जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन है, कस्टमर वाइज डिपार्टमेंटेशन है, प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटेशन है, कंपोजिट फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटेशन है। देखो फंक्शन होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, तो यहाँ पे वेरियस जो फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
प्रोडक्ट वाइज के अंदर क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट वाइज जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन टेलीविज़न भी बनाती है, रेडियो भी बनाती है, कंप्यूटर भी बनाती है और एग्रो प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो जैसे टेलीविज़न डिवीज़न, रेडियो एंड ट्रांजिस्टर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिवीज़न, एग्रो डायरी डिपार्टमेंट, तो इस तरह से डिवीज़न कर दी जाती है। आगे उनके प्रोडक्शन, मार्केटिंग जो है जो पर्सनल डिपार्टमेंट्स हर एक डिवीज़न के अपने अपने होते हैं। और उसी तरह जोग्राफिकल या टेरिटोरियल डिपार्टमेंटेशन जो है, यहाँ पे जैसे हमने 4 जोन में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके भी आगे जैसे नॉर्थ का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनांस, इस तरह से। और उसी तरह हम कस्टमर बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे लार्ज कस्टमर, स्मॉल कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, नॉन इंडस्ट्रियल कस्टमर, गवर्नमेंट कस्टमर, नॉन गवर्नमेंट कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा कस्टमर का बेस बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि हम अपने हर एक जो डिवीज़न है पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर सकती है। और उसी तरह क्या है प्रोसेस और इक्विपमेंट, यहाँ पे हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम जो है डिविजन्स क्रिएट करते हैं। जैसे ये मिलिंग डिपार्टमेंट है, ये ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है, ये लेथ डिपार्टमेंट है।